गाइस, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियोस को। थर्ड पार्ट है जो, बट उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए इस नए साल के साथ। ओके, तो अब हम अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। हमने अब तक जो डिस्कस किया था वो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 है, ठीक है। और हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। ये हेल्पफुल होगी 11th क्लास, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स एंड यूजी कोर्सेज के लिए। ओके, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था, है ना। उसमें हमने कुछ वर्ड्स भी ढूंढे थे। 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो डिस्कस करते थे वो ऑल ओवर द ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं उनसे लिंक करते हैं और हमें एक ब्रीफ कंप्लीट आइडिया प्रोवाइड करते हैं। बट हमने जो वर्ड ढूंढे थे उसमें डिस्कस किए थे वो थे स्कैरसिटी, मार्केट इकोनॉमी एंड मार्केट फेलियर, है ना। और भी अदर कई सारे वर्ड्स थे जो हमने वहां पे डिस्कस किए थे। बट मैं आपको अब जो बताने चाहती हूँ वो रिलेटेड है, लाइक स्कैरसिटी हमने पढ़ा था, है ना। तो स्कैरसिटी, व्हाट वाज द स्कैरसिटी, बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए स्कैरसिटी क्या था, ठीक है। चलिए मैं डिस्कस करती हूँ। स्कैरसिटी इज द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यही था ना इन जनरल। चलिए, अब आपके पास लिमिटेशन है तो ठीक है। लिमिटेशन किसी चीज की अगर आपके पास कमी हो तो आप क्या करते हैं, आपको नेसेसरी हो जाता है कि आप चॉइस करें। तो हमेशा याद रखिएगा स्कैरसिटी लीड्स टू चॉइस। सपोज आप अभी एक स्टूडेंट है ना। आप चाहते हैं कि आप जॉब भी कर ले, आप अपनी स्टडीज भी कर ले और आप एक लीजरेबल लाइफ भी जी लें। तो क्या ये तीनों तीनों चीजें पॉसिबल है? नहीं। अगर पॉसिबल है तो आपको चॉइस करना पड़ेगा। आपके पास 24 आवर है तो आप क्या सोच सकते हो, ओके 6 आवर्स मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, 8 आवर्स मुझे जॉब के लिए देना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 14। बाकी के 10 आवर है वो मैं अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी हेल्थ को लेके रखूंगा। लाइक आपको 7 आवर्स की तो स्लीप ही चाहिएगी, 3 आवर्स में आपके अदर वर्क होंगे। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या करना पड़ रहा है आपको, चॉइस करनी पड़ रही है। आप 24 घंटा पढ़ नहीं, सो नहीं सकते या कुछ खेल कूद नहीं कर सकते या फिर 24 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको चॉइस करनी पड़ती है, अपने आप को मैनेज करना पड़ता है ना। तो सिमिलरली तो ये चॉइस अराइज होती है। और जब चॉइस अराइज होती है तो इसके भी कुछ रीजन होता है। चॉइस के साथ फिर एक प्रॉब्लम अराइज होती है इन इकोनॉमी, जिन्हें हम सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाई इट इज नोन एज सेंट्रल, बिकॉज इट इज कॉमन टू ऑल। ये हमारे इकोनॉमी के हर एक पर्सन को हमेशा ही फेस करनी पड़ती है। लाइक अभी हम प्रोड्यूसर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, बट अगर आप खुद भी हैं तो आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप चाहे अपना लेबर देके अपनी लेबरिंग प्रोड्यूस करें या फिर आप अपना काम या फिर अपनी पढ़ाई के थ्रू अपनी वो पढ़ाई प्रोड्यूस करें, तो आप भी तो कुछ प्रोडक्शन करते ही है ना। तो यहाँ पे भी हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो चॉइस के साथ चॉइस जब अराइज होती है बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स। रीजन है चॉइस के या स्कार्सिटी वो है अनलिमिटेड वॉन्ट्स। अनलिमिटेड वॉन्ट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड नाउ थर्ड इज अल्टरनेटिव यूजेस। अब आप सोच रहे होंगे ये है क्या चीजें, अल्टरनेटिव यूजेस। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, अब देखिए आप जानते हैं चॉइस है, आपने चॉइस की। ये चॉइस क्या है, सबके लिए कॉमन है ना। तो ये क्या अराइज करती है, एक सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम, और सेंट्रल प्रॉब्लम के क्या क्या कॉजेज है। व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज ही क्यों हुई है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड अनलिमिटेड बॉन्ड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज आपके पास जो इनकम है वो है 100 रुपीज। ओके, 100 रुपीज में से आपने क्या करा, आपको चाहिए, आप एक पेन भी लेना चाहते हो,
आपको एक नोटबुक भी चाहिए, और आप चॉकलेट्स भी खरीदना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं आप इसकी आइसक्रीम चाहते हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें हो गई ना आपके पास। चलो पेन सपोज आपको 50 रुपीज का मिल रहा है, नोटबुक भी आपको 50 की मिल रही है, चॉकलेट भी आपको 50 की मिल रही है, और आइसक्रीम भी आपको 50 की ही मिल रही है। अब आप मुझे खुद बताइए, आपके पास 100 रुपीज है, क्या आप इन चारों चीजों को एक्सेस कर सकते हैं? तो आप क्या देख रहे हैं, इन चारों का प्राइस अगर काउंट करूं तो क्या हो जाएगा, 200। So, do you have 200 rupees? So, your income is only 100 rupees. So, you can't afford all the products mentioned here. तो जो आपके पास क्या है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स है। यहाँ पे मैं सारी मेंशन नहीं कर सकती, बट आपके पास फिर भी मैंने 4 मेंशन करी, तो आपकी जो वॉन्ट्स है वो ज्यादा है। लिमिटेड रिसोर्सेज क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 रुपीज है स्पेंड करने के लिए, है ना। तो और अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब आप इस 100 रुपीज को पेन भी ले सकते हैं, नोटबुक भी ले सकते हैं, प्लस चॉकलेट भी खरीद सकते हैं, और आइसक्रीम भी परचेज कर सकते हैं। तो आपके पास सेम इनकम है, सेम रिसोर्स है, बट इट हैज अल्टरनेटिव यूजेस। इसके यूजेस जो हैं अल्टरनेटिव हैं, डिफरेंट हैं। तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि इट इज नॉट फिजिबल टू एक्सेस ऑल द रिसोर्सेज मेंशन हियर। ओके, तो दिस इज द कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। तो अभी हम सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि द प्रॉब्लम विच आर कॉमन टू ऑल द इकोनॉमीज। और इकोनॉमिक्स क्या हो सकती है, एक हाउस होल्ड की इकोनॉमी भी हो सकती है, एक मार्केट की इकोनॉमिक्स भी हो सकती है, और एक नेशन की भी हो सकती है, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो सकती है। तो इसमें क्या है, ये सब में कॉमन है। ओके, और ये सब मेन फोकस है, ज्यादातर पहले इन्हीं को सोल्व किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है और सेंट्रल प्रॉब्लम के कॉजेस क्या हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है आपके, अनलिमिटेड वॉन्ट्स, लिमिटेड रिसोर्स, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये तो था पीछे से, अब मैंने लिंक करते हुए आगे जाएंगी। अब क्या है, ये मैंक्यू में आपको डिस्कस नहीं किया हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 11th क्लास में डिस्कस किया जाता है, बट मैंक्यू में ये कहीं मिसिंग था, तो आई एडेड दिस पोर्शन फ्रॉम माई साइड, बिकॉज आपको एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आपको ऐसा बीच में अटपटा सा लगेगा कि कुछ जंप आया है, कुछ चीजें आगे समझने में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब हमने क्या देखा कि आपके पास सेंट्रल प्रॉब्लम डिस्कस कर ली हमने। अब सेंट्रल प्रॉब्लम है कौन कौन सी, ये भी तो पता होना चाहिए ना, कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है। कॉजेज पता चल गए हमें, वी हैव डिस्कस दी कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, अभी हमने डिस्कस कर लिया। बट नाउ रीजन इज, now question is what are the central problem है कौन कौन सी। तो we are now going to discuss what are the central problem, what are the central problem। तो सेंट्रल प्रॉब्लम है कौन कौन सी या क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो our first problem is what to produce। Second problem is how to produce। Now third problem is for whom to produce। Now this is the main topic, और आपको ये अच्छे से समझना है बिना किसी दिक्कत के। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो मैं बताती हूँ आपको व्हाट टू प्रोड्यूस। आप सोचिए आपके पास 24 आवर्स है, ठीक है, आप उसमें पढ़ाई करें, काम करें, खाना खाएं, खेले कूदे सोएं, जो भी करें,
तो आप डिसाइड करेंगे ना अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है ना। तो यू विल प्रायोरिटाइज योर नेसेसिटीज। ओके, जो भी आपको जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप उसे प्रायोरिटी देंगे। तो आपने पहले कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर ली, व्हाट टू प्रोड्यूस। एक अगर प्रोड्यूसर है, उसके पास 4 लेबर है, उन 4 लेबर को अपने गेहूं प्रोडक्शन में भी लगा सकता है और उन 4 लेबर से गन प्रोडक्शन भी करवा सकता है। तो वो क्या करेगा, पहले व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड करेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पहले उसे ये सोल्व करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्शन करना क्या चाहता है। अब फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन आएगा हाउ टू प्रोड्यूस। सपोज अगर उसके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो कि गन प्रोडक्शन में यूज हो सकती हैं और 4 लेबर हैं और एक खेत भी है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा अगर वो गन प्रोडक्शन में करे, क्योंकि उसके पास जो खेत है वो लैंड वो काफी छोटा है, तो अगर वो उनसे गेहूं उगाएगा तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। बट अगर वो गन प्रोडक्शन की मशीन्स का यूज करके गन प्रोडक्शन करता है तो उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि वो क्या देख रहा है कि उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, हाँ, जो उसके पास लेबर है वो किस काइंड की सपोर्टिव है, वो किसान टाइप की है जो गेहूं में करे, या फिर वो इंटेलिजेंट पीपल है, या फिर मैकेनिक्स हैं जो कि गन प्रोडक्शन में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस केस से क्या कर सकते हैं, वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेस के हिसाब से डिसाइड करेगा कि हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, फिर अगर आप सपोज वहां जहां वो गन प्रोडक्शन कर रहा है वहां दूर दूर तक क्या कहीं, मतलब वहां मार्केट में डिमांड ही नहीं है कि कोई चीज प्रोडक्शन की, मतलब वहां पे कोई बंदूकें खरीदना ही नहीं चाहता, देयर वाज नो डिमांड फॉर द गन्स। तो क्या वो गन्स बनाने के बाद, मतलब उसके बाद जो रिसोर्सेज है वो भी गन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो बनाना भी गन चाहता है। बट अगर मार्केट में खरीदने वाला ही कोई ना हो गन को, तो क्या गन का प्रोडक्शन सही रहेगा, आप खुद ही सोचिए। तो हम क्या कहेंगे, जब कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो गन बनाने की जरूरत भी नहीं है। बट अगर वहां पे गन खरीदने वाले भी हो, यानी कि अगर यहाँ पे भी गन खरीदने वाले हो, तीनों चीजें अगर सेट हो जाती हैं, तो ये हम कहेंगे कि यस अब हमें किसका प्रोडक्शन करना है, गन का प्रोडक्शन करना है। ओके, आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको एक और तरीके से समझा सकती हूँ। लाइक अब आपने ये देखा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, आपने देख लिया कि आपको ब्रेड बनाना है, ठीक है, सपोज आपको ब्रेड बनाना है। ब्रेड, क्यों ब्रेड लगा आपको, क्योंकि आपको लगा कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं तो वो ब्रेड के लिए सुटेबल है। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब आप सोचेंगे कि आपको कहाँ से अनाज लेके आना है, कहाँ पे उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग उसमें ले जाके फूड प्लांट में उसको मैन्युफैक्चर करना है ब्रेड का। तो आप रिसोर्सेज देखेंगे कैसे कैसे प्रोडक्शन होगा। और फिर फॉर वूम टू प्रोड्यूस, अब वूम टू प्रोड्यूस में आप जानते हैं कुछ लोग रिच होते हैं, है ना, और कुछ लोग होते हैं पुअर। अब आपको यहाँ पे अगर 85% जो लोग हैं वो गरीब है और 15% लोग अमीर हैं, ठीक है, अमीर लोग पिज्जा खाना प्रेफर करते हैं और गरीब लोग ब्रेड। अब मुझे बताइए कि आपके पास वही पिज्जा भी उसी आटे से बनाया जाएगा और ब्रेड भी उसी आटे से बनाया जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए आपके पास ब्रेड बन गया, अब उस ब्रेड को डबल मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हम उसे पिज्जा बना ले या फिर उसे ब्रेड रहकर ही ब्रेड करना सही रहेगा। आप जानते हैं आपकी मोस्टली पॉपुलेशन पुअर है, तो आप ऐसा ही गुड बनाए, क्योंकि आपको तो अपना गुड बेचना है। अगर आप पिज्जा ही बना देंगे सारे का, तो क्या सारा पिज्जा कंज्यूम कर पाएंगे रिच? नहीं, रिच जो है वो सारा पिज्जा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर ओनली लिमिटेड इन क्वांटिटी। 15% ही तो है टोटल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 15% ही तो रिच है, तो वो पिज्जा सारा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो आप खुद एक समझदार और रैशनल पर्सन होने के हिसाब से समझ जाएंगे कि ब्रेड का प्रोडक्शन ही हेल्पफुल है, बिकॉज वो 85%, और ऐसा तो है नहीं कि ये भी खाएंगे नहीं बिल्कुल भी ब्रेड, तो अप्रोक्सीमेटली 85% आपका ब्रेड ही प्रेफर कर रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर दिस। ओके,
अगर आपके आसपास की मार्केट ऐसी है जो कि बूढ़े बुजुर्ग वाली है, तो आप कैसे चीजें बनाएंगे जो कि, अगर डिमांड कैसे होगी, बूढ़े बुजुर्ग टाइप की चीजों की होगी, लाइक वो लाठी वाठी हो गई या ढीले ढाले कपड़े हो गए, जींस थोड़ी बेचना शुरू कर देंगे वहां पे। तो क्यों? बिकॉज वहां पे जो मार्केट है वो उस चीज की डिमांड रखती है, ढीले ढाले कपड़े टाइप की, ना कि जींस टाइप की। तो आपको हमेशा अपनी मार्केट को ध्यान में रख के ही प्रोडक्शन करना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे खत्म। अब तो अभी तक हमने डिस्कस किया, वो किया कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम यू कैन से दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों कहते हैं इन्हें, ये जो है सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम का ही पार्ट है। लाइक अगर हमारी ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इतनी सारी है ना, बहुत सारी, बट उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो मेन हो, जो सब में कॉमन हो, तो वो क्या होती है? सेंट्रल प्रॉब्लम, है ना, जो कि सॉल्व करना कंपलसरी है, और ये हर टाइप की इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है ना। तो सेंट्रल प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इसलिए सबसे है, आप कह सकते हैं इसको। फिर हमने क्या देखा कि ये तो कॉजेज हो गए, उसके बाद क्या देखा? व्हाट आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम थी कौन कौन सी, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस और व्हाट टू प्रोड्यूस, यही 3 प्रॉब्लम्स थी ना, तो ये भी डिस्कस कर लिया। अब आप क्या सोचेंगे कि इनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, है ना। तो सॉल्यूशन के लिए अब हम मूव करते हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक या फिर सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी। अब आपके दिमाग में सबसे पहली बात आ रही होगी वो यही आ रही होगी कि व्हाट इज मीन बाय डिफरेंट इकोनॉमी। डिफरेंट इकोनॉमी होती क्या चीज है? तो डिफरेंट इकोनॉमीज का मतलब है कि कहीं पे क्या होता है, कुछ अथॉरिटी हमारी गवर्नमेंट के पास होती है, जितने भी मार्केट में क्या बनना है, कैसे बनना है, किन के लिए बनना है, तो वो सब कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट करती है। कुछ इकोनॉमी ऐसी होती है जहाँ पे सारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो फ्री होते हैं, वो जो भी प्रोडक्शन करना चाहे, जैसे भी प्रोडक्शन करना चाहे, और जिनके लिए भी प्रोडक्शन करना चाहे, तो दे कैन डू अकॉर्डिंग टू देयर विलिंगनेस, है ना। और तीसरी टाइप होती है जहाँ दोनों मिक्स टाइप होती है ना, दोनों साथ में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि डिफरेंट इकोनॉमीज होती ही क्या क्या हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ different economy. First one is market economy. Market economy. Second is your centrally planned economy. And third is your mixed economy. तो पता चल गया कौन कौन सी होती है डिफरेंट टाइप की इकोनॉमीज। फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। तो मार्केट इकोनॉमी में कौन डिसीजन लेता है? मैंने अभी आपको बताया ना, कई जगह ऐसी होती है द डिमांड फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई, ये क्या होता है? मार्केट के 2 फोर्स होते हैं, तो यही आपस में एडजस्ट होके डिसाइड कर लेते हैं कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है। ओके, तो यहाँ पे कौन काम करता है? मार्केट फोर्सेस। यहाँ किसका राज चलता है? इंडस्ट्रियलिस्ट का, है ना। तो यहाँ पे प्राइस भी कैसे होंगे? अब ऑब्वियसली आप खुद ही सोचिए, अगर आपके प्रोड्यूसर हो, है ना, और आपके कोई भी चीज बेचने, तो आप चाहेंगे ना ज्यादा से ज्यादा दाम पे बिके आपकी चीजें, तो यहाँ पे प्राइस क्या होगा इस वाले में? थोड़ा सा हाई होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप क्या चाहते हैं? आपका प्रॉफिट बढ़े। तो यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा? पहली बार मार्केट फोर्सेस काम करेंगी। मार्केट फोर्सेस क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई, है ना। मार्केट फोर्सेस काम करती हैं। दूसरा, यहाँ पे प्राइसेस क्या होते हैं? हाई,
प्राइसेस हाई, प्राइसेस आर हाई। और तीसरा क्या है, क्यों प्राइसेस हाई होते हैं, ताकि आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सके, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट हाई रख सके। बिकॉज हियर, यहाँ पे मोटिव क्या है, मोटिवेशन क्या है काम करने का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट बढ़ाना ही उद्देश्य है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये अब समझ आ गया होगा। तो इस टाइप को क्या कहते हैं, इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट फ्री होते हैं। ये क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पे अथॉरिटी किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास। क्यों, यहाँ पे जितने भी डिसीजन लेते हैं कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है, कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है ना। और यहाँ पे मोटिव क्या होता है, क्या गवर्नमेंट का प्रॉफिट के लिए काम करती है, नहीं, गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है, सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए ही गवर्नमेंट काम करती है। तो यहाँ पे इसका मोटिव, जैसे कि यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव था, यहाँ क्या होगा, सोशल वेलफेयर। यहाँ पे प्राइस हाई है तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइसेस रिलेटिवली लो रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है सब लोगों को ये चीजें मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं अथॉरिटी किसके पास होती है डिसीजन लेने की, गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी। यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। ओके, फर्स्ट इज, सेकेंड इज प्राइसेस आर हाई। तो यहाँ पे प्राइसेस क्या है, प्राइसेस आर रिलेटिवली लो, रिलेटिवली लो, ठीक है। और थर्ड इज, यहाँ पे क्या मोटिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ क्या मोटिव होता है, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफाई कर सकूं, है ना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर देना, ओके, और सब्सक्राइब भी कर देना। अब है मिक्स इकोनॉमी की तरफ से, और मिक्स इकोनॉमी क्या कहती है, जब हमारी मार्केट फोर्सेस और हमारे सेंट्रल इकोनॉमी आपस साथ साथ काम करें, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी भी डिसीजन ले, और बट वो जो मार्केट फोर्सेस या इंडस्ट्रियल है उनके भी जरूरतों का ध्यान रखे। लाइक, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो सेंट्रल मार्केट में कौन प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चाहेगा, है ना। तो इस केस में दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली सपोर्ट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है, decision taken, okay, let me write down here, decision taken by government authority and market forces together। यहाँ पे दोनों साथ साथ डिसीजन लेती हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिक्स इकोनॉमी क्या होती है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है और लोगों के वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाता है। कुछ चीजें कंप्लीटली मार्केट पे छोड़ जाती है, लग्जरी आइटम है, उन्हें पता गरीबों को जरूरत ही नहीं, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती। बट जो नेसेसरी आइटम्स हैं, जो लगता है कि सबकी जरूरत है, तो गवर्नमेंट उसकी जो प्राइस लिमिट होती है उसे एक फिक्स वैल्यू दे देती है। ओके, सो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। अब हमें पता चल गई कॉजेस क्या हैं, अब हमें पता चल गया सेक्टर प्रॉब्लम्स क्या हैं, और इवन हमें यह भी पता चल गया कि इनके सॉल्यूशन क्या हैं। तो हमने ओवरऑल इकोनॉमी की तरफ एक कदम बढ़ा लिया, ठीक है। बट इकोनॉमी का, पूरी इकोनॉमी को एक साथ समझना आसान है नहीं। इकोनॉमी में काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको एक साथ स्टडी करना काफी मुश्किल होता है। तो इसलिए जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने
इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ मॉडल तैयार किए हैं, कुछ अजम्पशंस बनाई हैं। अजम्पशंस क्या होती है? हमारी प्री डिटरमाइंड कंडीशंस होती हैं जिसमें जो हम बात कहेंगे वो सच होगी। लाइक मैं ये कहूँ बाहर बहुत रोशनी है, बट ये बात कब सच होगी? जब क्या तो बाहर लाइट हो या फिर बाहर सूरज निकला हुआ हो, है ना, तभी तो ये बात सच होगी। बाहर बहुत रोशनी है, ये बात सच तब होगी जब बाहर सूरज या लाइट हो। बाहर बहुत अंधेरा है, तो बाहर बहुत अंधेरा कब होगा? सिर्फ और सिर्फ रात में, है ना। तो मैं पहले क्या होगी, कुछ एजम्पशन बताऊंगी कि अभी रात है इसीलिए बाहर बहुत अंधेरा है। तो इसी तरीके से हमारे इकोनॉमी में भी हम कुछ अजम्पशंस मानते हैं। अजम्पशंस क्यों मानते हैं? ताकि हम इस कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी या फिर कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमी को सिंप्लीफाई कर सके और जो हमारे न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंडेबल कर सके। एक नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू हम उन्हें समझा सके कि इकोनॉमी में होता क्यों है, क्या है और क्यों है। ठीक है, तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या होती हैं? प्री डिटरमाइंड कंडीशंस, कि अगर हम कुछ भी कहेंगे कहने से पहले वो चीजों का होना थोड़ा कंपलसरी है। सपोज मैंने आपको पहले एक बताया था ना, रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर का मैंने क्या बताया था कि आप अपना अच्छा बुरा सोच सके, अपनी यूटिलिटी को एडजस्ट कर सके, है ना। तो वो क्यों बताया था? क्योंकि आप अपना अच्छा बुरा एडजस्ट कर सकते थे, रेशनल थे। तो मैं जब कहती हूँ कि आप अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे, तो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कब करेंगे? जब आप एक रेशनल पर्सन होंगे। तो वो क्या है? एक अजम्पशन है। मैं कह रही हूँ आप एक समझदार हैं तभी आप अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तो जो आप समझदारी वाली बात हो गई वो क्या हो गई? एक अजम्पशन हो गई, है ना। तो ऐसे ही हम एजम्पशंस की बात करेंगे। एजम्पशंस क्यों जरूरी होती है? बिकॉज why these are important? because real economy is very complex, है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? एजम्पशंस के थ्रू उन्हें इजीली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एजम्पशंस हमारी जो कंडीशंस होती हैं वो हमें जो कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी है उसे सिंप्लीफाइड करने में हेल्प करती है। ओके, तो इट सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी और इकोनॉमी। तो अब एजम्पशंस का बहुत रोल है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? मॉडल्स डिस्कस करेंगे। मॉडल्स की हमें क्यों जरूरत है? बिकॉज अब हमने जो ये सब पढ़ा है तो इन्हें कहीं अप्लाई भी तो करेंगे, जस्ट थियोरेटिकली पढ़ के रह थोड़ी जाएंगे। तो हम डिफरेंट मॉडल को देखेंगे जिसमें बताएंगे कि कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम आई है, उसको कैसे हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया या कैसे हमने प्रोडक्शन मैक्सिमाइज किया। तो वो अब हम मॉडल्स की तरफ मूव करने वाले हैं। तो उसके लिए ये एक बेसिक नेसेसिटी थी, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं। प्लस अगर आपको चाहिए है कि इनके नोट्स, प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे, तो आपको उसकी चिंता भी करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो लेट मी इरेज दीज थिंग्स। सो यहाँ पे हमने अभी क्या डिस्कस किया? हमने सारी एजम्पशंस देख लिया। एजम्पशंस क्या होती है? डिफरेंट चीजों के लिए सब बताने के लिए हमें डिफरेंट एजम्पशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक मॉडल्स। इकोनॉमिक मॉडल्स क्या है? आपने बचपन में देखा होगा ना, एक ग्लोब होता था इंडिया का, वर्ल्ड का ग्लोब बनाते थे ना, वो गोला सा होता था, आप जानते होंगे। तो उसमें क्या देखते थे आप कि वो पूरी दुनिया को दिखा रहा होता था, हर देश का छोटा छोटा पॉइंट उसमें बना रखा होता था।
बट क्या उसमें वाकई में हर चीज दिखाई जा सकती थी? नहीं, है ना। आपकी गली, आपकी सड़क, आपके शहर या पेड़ पौधे तो उसमें नहीं दिखाए गए होंगे ना। वहां पे जस्ट जहाँ ग्रीनरी है वहां ग्रीन कलर कर दिया। जो बड़े बड़े देश है उनके नाम लिख देता है, उनके साथ में उनकी राजधानी लिख देता है, या एक दो बड़ी सिटी का नाम लिख दिया। तो वहां पे कोई कंप्लीट आपको डिपिक्ट नहीं किया जाता पूरे वर्ल्ड को, बट आपको एक इमेज दिखा दी जाती है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि रियलिटी में हमारी दुनिया कैसी दिखती होगी। सिमिलरली इकोनॉमिक्स भी जो होते हैं, इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो भी इकोनॉमिक मॉडल का यूज करते हैं। इकोनॉमिक मॉडल क्यों यूज करते हैं? ताकि वो जिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है, उसे सिंप्लीफाइड वे में रिप्रेजेंट कर सकें। वहां पे तो प्लास्टिक का मॉडल होता है ना, प्लास्टिक का ग्लोब बनाया जाता है, बट जो इकोनॉमिक्स में तो ग्लोब नहीं बना सकते ना, क्योंकि ये एक इकोनॉमी है, एक रियलिटी है। तो इसमें हम क्या डायग्राम्स का यूज करते हैं, ग्राफ्स का यूज करते हैं, चार्ट्स का यूज करते हैं। तो ये सब होता है ना। तो यहाँ पे हमारे डायग्राम, ग्राफ और चार्ट्स को एज अ इकोनॉमिक मॉडल देखते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस वीडियो में हमारे दो इकोनॉमिक मॉडल है, ठीक है। तो वो दो इकोनॉमिक, पहला मॉडल क्या है हमारा? फर्स्ट मॉडल इज, चलिए पहला है सर्कुलर फ्लो मॉडल। सर्कुलर फ्लो मॉडल। इस सर्कुलर फ्लो मॉडल में आप समझ पाएंगे कि कैसे हमारी जो इकोनॉमी है उसमें हर चीज एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। लाइक हम किसी को, आप खुद ही सोचिए, आपने किसी को 10 रुपीज दिए, ठीक है। वो 10 रुपीज किसी और के पास जाएंगे, वो उनसे कुछ और खरीदेगा, वो किसी और के पास जाएंगे, फिर वो उन्हें कहीं डिपॉजिट करने बैंक में चला जाएंगे तो वो बैंक में चले गए। तो एक काइंड ऑफ सर्कल है ना, हर चीज एक सर्कल में मूव कर रही है। तो हमारी इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है। लाइक मैंने अगर कहीं पे अब जॉब करी, मैंने अपने टीचिंग प्रोफेशन का, मैंने टीचर के तौर पे जॉब करी, तो मैंने क्या करा, मैंने अपना लेबर दिया। तो वहां से जो स्कूल वाले होंगे या कॉलेज वाले होंगे वो क्या करेंगे, मुझे उसके रिगार्डिंग पे करेंगे। जब मुझे पे करेंगे तो मैं क्या करूंगी, उस पे से कुछ सामान खरीदूंगी, ठीक है। मैंने सपोज मैंने अपने लिए नोटबुक खरीद ली, खाना खरीद लिया, है ना, बुक्स वगैरह खरीद ली, तो मैंने वो पैसे कहाँ गए, वो किसी और कंज्यूमर के पास चले गए, ठीक। या फिर अब जिस कंज्यूमर के पास गए हैं, लाइक वो बेशक दुकान वाला ही हो, तो वो दुकान वाला क्या करेगा, उन पैसों को कहीं और देने जाएगा। वो पीछे से और भी तो किताब चाहिएगी। अब किताबें का बनाने के लिए कहीं पेड़ कट रहे होंगे तो कहीं मैन्युफैक्चर के पास जाएगा, फिर मैन्युफैक्चर से वो लोग चीजें कहीं हमारे स्कूल वालों के पास भी वापस आएंगी। तो ये क्या है, एक कंप्लीट सर्कल है। मैं कुछ चीजें फर्म्स को या मार्केट में अगर देती हूँ तो मैं कुछ चीजें मार्केट से लेती भी हूँ। तो ये कंप्लीट सर्कुलर फ्लो मॉडल कहता है हमारा। तो मैं इसको आपको समझाती हूँ। इसमें हम दो फैक्टर लेंगे, एक लेंगे फर्म्स का, ये आप यहाँ पे ले लीजिए, एक तरफ होगी हमारी फर्म्स, ठीक है, और एक तरफ होगी हमारा हाउस होल्ड। एक तरफ होगी हमारी गुड्स मार्केट, गुड्स एंड सर्विस मार्केट, और एक तरफ होगी हमारी या इनपुट मार्केट मान लो। ओके, तो दिस इज आवर गुड्स एंड सर्विस मार्केट, दिस इज आवर इनपुट मार्केट, दिस इज आवर हाउस होल्ड, दिस इज आवर फर्म। अब आप मुझे खुद बताइए, हाउस होल्ड में कौन होता है? हम लोग होते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हम बाहर से चीजें खरीद के लाते हैं और हम कमाने के लिए कहीं पे जाते हैं, काम करने जाते हैं, ठीक। मैं एक टीचर हूँ तो मैं टीचर के तौर पे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने जाती हूँ। तो मेरे पास हाउस होल्ड में क्या है, मेरे पास मेरी लेबरिंग है, लेबर पावर है। तो मैं एक इनपुट मार्केट में जाऊंगी। इनपुट मार्केट कौन सी,
जहाँ पे हम जिस भी चीज में एक्सपर्ट हैं वो चीज हम करते हैं, काम करते हैं। लाइक अगर आप अपने पेरेंट्स को देखा तो किसी के पेरेंट्स कहीं बिजनेसमैन होंगे तो वो बिजनेसमैन तो नहीं कह सकते, लाइक वो डॉक्टर होंगे तो वो डॉक्टर के प्रोफेशन को एज अ लेबर यूज करते हैं, ठीक है। और किसी के सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर के लिए काम जाता है, किसी के पापा लेबर हैं तो वो एक जो फिजिकल लेबर होता है उसके काम के लिए जाते हैं। और अगर किसी के पेरेंट्स में से कोई टीचर है तो वो भी टीचर के लिए टीचिंग के लिए जाता होगा। तो हमने क्या किया, एक लेबरिंग प्रोवाइड करा है इनपुट मार्केट में, ठीक है। हम कैसे काम कर रहे हैं, हम फर्म्स के लिए, फर्म्स अगर स्कूल है तो स्कूल में टीचर काम करने जाती है ना, तो वो क्या कर रही है, एक इनपुट मार्केट के तौर पे इसके लिए काम कर रही है। अब यहाँ से कुछ प्रोडक्शन निकलेगा। चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल, रामू है, राम नाम का एक लड़का है, ठीक है। राम क्या करता है, उसके पास वो मार्केट में गया, उसने कुछ काम करा, इनपुट मार्केट में गया तो उसने कहा भाई मैं एक सीए हूँ और अगर आपको मेरे रिगार्डिंग कोई काम है तो आप मुझे दे सकते हैं। जो ये फर्म्स थी इसको जरूरत थी, इसने कहा अरे राम तो सीए है और मुझे भी अपना अकाउंट देखना है, मैनेज करवाना है, तो मैं इसे हायर कर लेता हूँ। तो रामू ने सीए फर्म्स ने रामू को अपने यहाँ पे हायर कर लिया। तो राम अब यहाँ पे काम करने लगा। तो राम क्या दे रहा है यहाँ पे, अपना लेबर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे श्याम था, श्याम के पास लैंड थी, जमीन थी। यहाँ पे इसके पास क्या था, लेबर, इसके पास क्या है, लैंड, लैंड माने जमीन। तो अब ये क्या हुआ, श्याम यहाँ आया, श्याम ने कहा भाई किसी को जमीन की जरूरत है, तो फर्म्स ने क्या सोचा, अरे मुझे जमीन की जरूरत है, तो उसने कहा ठीक है, तो आप श्याम ने अपनी जमीन इसको उधारी पे दे दी। तो श्याम ने अपनी लैंड यहाँ पे उधारी पे दे दी। तो यहाँ पे क्या आ गया, लैंड, ठीक है। यहाँ पे सीता भी एक लड़की है। अब सीता के पास बहुत सारा पैसा है या कैपिटल मान लो, ठीक है, कैपिटल। अब सीता भी इस मार्केट में है, सीता ने कहा भाई किसी को पैसे की जरूरत हो तो मेरे से ले सकते हैं। तो फर्म्स ने कहा मुझे तो लोन चाहिए था अपनी मशीन वगैरह खरीदने के लिए, कैपिटल चाहिए था। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे अपना कैपिटल दे दीजिए। तो सीता ने अपना कैपिटल इनको दे दिया। हाँ, तो सीता का जो कैपिटल है वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो गया। चलिए, अब ये राम, श्याम और सीता यहाँ पे अपने अपनी चीजें कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब फर्म क्या करेगा, फर्म एक प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, है ना। तो फर्म ने एक सामान बनाया, सपोज उसने ब्रेड बनाया, ठीक है। तो ब्रेड बनाया, अब ये आ गया गुड्स एंड सर्विस मार्केट में। अब ये जो प्रोडक्शन है हुआ गुड्स का, गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है। तो ये ब्रेड जब यहाँ पे आया तो अब हाउस होल्ड राम, श्याम, सीता भूखे थोड़े मरेंगे, कुछ तो खाएंगे ही ना। तो वो क्या आ जाएगा, हाउस होल्ड क्या चाहेगा कि उसको ये ब्रेड मिल जाए। तो ये ब्रेड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, हाउस होल्ड की तरफ, ठीक है। तो ये ब्रेड किधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या जा रहा है, आउटपुट, आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है, हाउस होल्ड की तरफ। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब ये हाउस होल्ड है तो क्या ये फ्री में देगा सामान, इस ब्रेड फ्री थोड़ी मिलेगा, वो क्या पे करेगा उसके बदले, वो पे करेगा इसका प्राइस, समझे। यहाँ पे क्या देगा वो, इसका प्राइस पे करेगा, ठीक है, प्राइस पे किया। अब देखिए, अब जब प्राइस यहाँ पे मिल गया तो इस मार्केट में सामान कहाँ से आया था, इस फर्म के पास से, ये फर्म के पास से निकला था सामान। तो ये भी तो यही का तो हकदार है इस प्राइस के। तो ये प्राइस कहाँ आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा
आपकी फर्म के पास। तो फर्म के पास किस प्राइस में आएगा, हर एक प्राइस को इसकी क्वांटिटी से इंटू करके आएगा ना। अगर एक ब्रेड का पैकेट है 5 रुपए लिया तो 5 रुपए, अगर 2 पैकेट लिए हैं तो 5 के हिसाब से 10 रुपए, अगर 3 पैकेट लिए हैं तो 5 के हिसाब से 15 रुपए। तो ये क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये होता है रिवेन्यू। ठीक है, अगले चैप्टर में हम इसे अच्छे से भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इसे क्या कहता है, रिवेन्यू। तो हमारी फर्म को क्या मिलेगा आउटपुट के बदले, रिवेन्यू। तो यहाँ पे क्या जाएगा, रिवेन्यू। ओके, अब जब फर्म को रिवेन्यू मिल गया, तो फर्म को रिवेन्यू मिल गया, तो अब ये रिवेन्यू फर्म क्या करेगा, अब ये राम श्याम सीता पागल थोड़ी हैं जो फालतू में इस फर्म के लिए आके काम करेगा, ये अपना सामान जमीन देगा और ये सीता अपने पैसे फालतू में देगी। तो वो क्या चाहते हैं, राम को इसके काम के बदले क्या मिलेगा, इसको वेज मिलेगी, क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। श्याम को उसके जमीन के बदले क्या मिलेगा, अब तो आप किसी के रूम में रहते हो तो रेंट देते हो ना, ऐसी जमीन का भी रेंट जाता है। तो एक लैंड अगर आप किसी की लेते हैं काम के लिए तो उसका आपको एक रेंट देना पड़ेगा। और कोई पैसा अगर आपको उधार दे तो आप क्या देंगे उसके बदले, उसको इंटरेस्ट देंगे, उसका ब्याज देंगे। तो राम को थोड़ा साइड हटा देता है, तो राम को इसके बदले क्या मिलेगा, राम के लेबर के बदले मिलेगी वेज, वेज मतलब सैलरी। लैंड के बदले मिलेगा श्याम को, लैंड के बदले क्या मिलेगा, रेंट। और कैपिटल के बदले सीता को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये सब चीजें इनको मिल गई तो यही इनकी क्या हो जाएगी, इनकम, है ना, होगी नहीं होगी, यही सब चीजें तो इनकम बनती है। कोई मकान मालिक है तो उसका जितना रेंट आ रहा है वो उसकी इनकम, कोई आदमी काम करता है तो उसे जितना पैसा मिला वो उसकी इनकम, और जो पैसा ब्याज पे चढ़ाते हैं उन्हें जो इंटरेस्ट मिला वो उनकी इनकम, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके इनकम। और यही हमारा सर्कुलर फ्लो डायग्राम कहता है कि ये जो ये इनर वाला है ये क्या दिखाता है, इनपुट आउटपुट फ्लो। ओके, और जो आउटर वाली रिंग है वो क्या दिखाती है, हमारी रुपीज फ्लो। ठीक है, हमारी प्राइस फ्लो दिखाती है कि किस तरीके से कौन किसका प्राइस पे कर रहा है। ठीक है, सॉरी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका मैंने अच्छे से रिप्रेजेंटेशन बना के टेलीग्राम के नोट्स में शेयर कर दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, अगर कुछ कमी लगती है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उस पर आगे से काम करूंगी। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं क्योंकि कई बच्चों को ये सब टॉपिक नहीं मिलते हैं और कई यूट्यूबर्स भी इन्हें नहीं देखते बिकॉज ये काफी हार्ड वर्किंग होता है। सब नाच गाना की वीडियोस को देख के अपना पैसा बनाते रहते हैं, बट आप लोग सपोर्ट करिए, कई गरीब बच्चों को इन चीजों की जरूरत होती है तो आप शायद आप सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप जानते होंगे किस तरीके से स्ट्रगल चल रहा है आजकल। ओके, सो नाउ मूव टू दी आर। तो ये सर्कुलर फ्लो मॉडल, तो आज के लिए हम सर्कुलर फ्लो मॉडल पे ही चलते हैं। हमारा जो सेकेंड है वो पीपीएफ मॉडल है, पीपीएफ मॉडल जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। कुछ कमी हो तो मुझे जरूर बताएं और लर्न इकोनॉमिक्स चैनल को सपोर्ट करें, अपना सपोर्ट दें और काफी सारे बच्चों के साथ शेयर करें। और अगर कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में आप उसे बता सकते हैं। मेरे चैनल को जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।